बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने 8,000 पाकिस्तानियों को अमेरिका से बदर करने का फैसला किया है। जी हां, ऐसे 8,000 पाकिस्तानी जिनके पास या तो कानूनी तौर पर यहां पर रहने की इजाज़त नहीं है, मतलब कोई वीज़ा नहीं है, कोई कानूनी जवाज़ नहीं है अमेरिका के अंदर क़याम करने का, वो तकरीबन 8,000 के करीब पाकिस्तानी बनते हैं। ऐसे पाकिस्तानियों को अब अमेरिका से बदर करने का फैसला किया गया है। ये नंबर जो है पाकिस्तानियों का बहुत छोटा है कंपैरेटिवली। जो हिंदुस्तान का नंबर है वो लाखों में है, इसी तरीके से मैक्सिकन्स का नंबर जो है वो भी लाखों में है, और भी बहुत सारी शहरियतें हैं जिनका नंबर इससे बहुत बड़ा है। ये एक ही सफ में सबको खड़ा किया गया है। कोई पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक नहीं हो रहा, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालेंगे और यहाँ पर लीगल इमिग्रेंट्स को सिर्फ आने देंगे, वो पॉलिसी के ऊपर धड़ाधड़ अमल हो रहा है। और हम कई दफ़ा रिपोर्ट आपके सामने रख चुके हैं और दिखा चुके हैं कि कैसे हर रोज़ या तो सैकड़ों में या हज़ारों में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और सेम डे या अगले दिन उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। इमिग्रेशन के जजेस तकरीबन 24 घंटे काम कर रहे हैं, फौरी तौर पर पेश किया जाता है पकड़े जाने वाले लोगों को, अहकामात दिए जाते हैं और फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाता है। हाल ही में कोलंबिया के साथ जो एक मामला चला, आपको याद होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर धमकी लगाई तो कोलंबिया के जो सदर थे उन्होंने अपना तैयारा भेज दिया था अपने मुल्क के तारकीन वतन जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम थे उनको लेने के लिए। उससे पहले कोलंबिया ने 2 फ्लाइट्स जो हैं वो रिजेक्ट की थी, उनको उतरने नहीं दिया था, जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हो गया। अब उस सारे काम के बाद किसी और मुल्क ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने अपने तारकीन वतन नहीं लेने, बल्कि हिंदुस्तान ने तो खुद से ऑफर कर दिए। अब ये मामला किस तरफ चलता है, कितने लोगों को यहाँ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हटा पाती है, कितने लोगों को यहाँ से वापस भेज पाती है, ये तो एक लंबी डिस्कशन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तमाम के तमाम लोगों को, क्योंकि ये तो लाखों में नंबर है बल्कि मिलियंस में है, तमाम के तमाम लोगों को किस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले जाहिर है उन्हें अरेस्ट करेगी और फिर यहाँ से भेजेगी, मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर एक जलजला आया हुआ है अमेरिका में, और बहुत सारे लोग तो सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पहले ही दाएं बाएं निकल गए हैं, मतलब वो कनाडा चला गया है, कोई कहीं और बहुत सारे ऐसे लोग जो डिफरेंट जगहों पर नौकरियां कर रहे थे उन्होंने अपनी वो नौकरियां बदली हैं या छोड़ दी हैं नौकरियां करना, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां से किसी भी वक्त उनको डिटेन किया जा सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इस्लामाबाद से है, जहां पर भाई हफीज़, जी हाँ, या पा हफीज़ उन्हें कहें, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, देखिए ज़रा स्क्रीन पर कितना नूरानी चेहरा है। आपको याद होगा कि पहले ये झूठ बोलते हुए, गलत बयानी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पकड़े गए थे, जब इन्होंने झूठ बोला था, एक झूठा बयान हल्फी, जी हाँ, हल्फ देकर इन्होंने झूठ बोला था कि हम किसी किस्म की टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद जब अदालत ने जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि 36 लाख लोगों के फोन तकरीबन रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारा सिस्टम हमने लगाया है और लगाकर हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिया हुआ है, और ISI, MI और IB ये अपनी मर्जी से रिकॉर्डिंग करते हैं और हमें नहीं पता होता किसका फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब ये बयान दिया तो भाई हफीज रंगे हाथों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पकड़े गए। उसके बाद इनको फिर बड़े साहब ने बड़ी मुश्किल से, जो जस्टिस लानत थे उनके साथ मैनेजमेंट करके सुप्रीम कोर्ट से इन्हें एक टेम्परेरी स्टे लेके इनको बचाया गया। हालांकि जिस जुर्म का इन्होंने इर्तिकाब किया, इनका जाहिर है मिलिट्री से भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उसके बाद इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इनके तमाम रैंक्स और इनके तमाम जो भी ऑनर्स हैं वो भी वापस लेने चाहिए, और PTA से भी इन्हें फारिग करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि कानून निराला है, चौधरी साहब को ये पसंद है, तो इसलिए ये बैठे हुए हैं। तो भाई हफीज़ जो हैं वो अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। ये तो सारा बैकग्राउंड था खबर का, खबर अब आपको दे रहे हैं। भाई हफीज़ एक नई मुसीबत में फंसे हैं, और मुसीबत उनको ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तकर्री चैलेंज हो गई है। ये कहा गया है कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर उनकी तकर्री की गई। आपको पता है कि इससे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम अफसर साहब जो थे उनको इसी तरीके से जाली तरीके से या गलत तरीके से अपॉइंट किया गया था नादरा के अंदर, और लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें रिमूव कर दिया था। उनको भी फिर जस्टिस लानत ने मैनेज करके दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में ही एक 2 रुकनी बेंच बनवा कर जस्टिस आलिया नीलम साहबा की अदालत में उन्हें एक स्टे ऑर्डर दिया गया था और उनकी बचत की गई थी। दोनों जो साहबान हैं वो इस वक्त एक स्टे ऑर्डर के ऊपर खड़े हैं। अब जो भाई हफीज़ है वो इस टाइम पहले मेंबर बने नादरा अपना PTA के, और उसके बाद इन्हें चेयरमैन बना दिया गया। इनका ये तमाम प्रोसेस जो है इसमें कानूनी पेचीदगियाँ हैं, इसमें गैर कानूनी काम है ये कहा जा रहा है, और अब अदालत इस केस को देख रही है। लग रहा है कि भाई हफीज़ जो है एक दफ़ा फिर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अदालत भी वही है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की, जिनको ISI अब ब्लैकमेल नहीं कर पाती। कोशिश पूरी की थी, उनके घर वालों के तमाम अमेरिका से रिलेटेड जो कोई ग्रीन कार्ड या उनके घर वालों के कोई भी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको भी लीक किया था। उनके खिलाफ एक तूफान बदतमीजी एजेंसीज ने चलवाया था, और कोशिश यही थी कि डर कर या मरूब होकर या उनकी करैक्टर असैसिनेशन करें, तो वो घबरा कर इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कहें फिर वैसे फैसले वो करना शुरू
शुरू कर दें। जस्टिस बाबर सत्तार ने दबाकर मुकाबला किया और वो बहुत ही बेहतरीन फैसले दे रहे हैं और देखते हैं कि अब भाई हफीज़ के साथ इस मामले के अंदर क्या होता है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं पाकिस्तान की आम आवाम, जो कभी कहती थी कि खाता है तो लगाता भी है, अब समझ आई कि वो लगाता जो है वो पैसे नहीं लगाता बल्कि कान पकड़वा के पीछे मुर्गा बना के डंडे लगाता है। जी हाँ, ये शरीफ खानदान की बात हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि महंगाई कम कर दी है, दूसरी तरफ इस टाइम गन्ने का क्रशिंग सीजन चल रहा है, मतलब सबसे सस्ती चीनी इस वक्त होनी चाहिए होती है, उसके बावजूद चीनी फी किलो 18 रुपए बढ़ा दी गई है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, चीनी की फी किलो कीमत में 18 रुपए इजाफा हो गया है और हाल ही में आपको बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है। उसके साथ साथ जिस दिन से सदर ट्रंप आए हैं, मुझे नहीं पता ये उनकी वजह है या चौधरी साहब ने कोई फूंक मारी है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल मंदी की तरफ जा रही है, मुसलसल क्रैश हो रही है, हर दिन वो रिकॉर्ड कायम कर रही है। जब स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है तो तमाम उसका क्रेडिट जो है वो DGISPR साहब जो है वो आर्मी चीफ को देते हैं और अपने आप को सटल वे में, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में देने की कोशिश करते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई है तो अब पता नहीं कि इसका क्रेडिट किसको देना है, ये तो DGISPR ही बता सकते हैं। लेकिन एक तरफ शुगर की कीमत 18 रुपए बढ़ाकर अरबों रुपए जो है वो शरीफ खानदान या दूसरे जितने भी खानदान जिनकी शुगर मिल्स हैं उनकी जेब के अंदर जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने हम रखेंगे दोबारा वाशिंगटन DC से, और ये बहुत ही मजेदार खबर है। सदर ट्रंप ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनसे फोन पर बात की और सदर ट्रंप बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि जो मोदी हैं वो शायद फरवरी या मार्च में अमेरिका का दौरा करें। जरा गौर कीजिए, इस वक्त अमेरिका के जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं और कुर्बत का लेवल चेक कीजिए कि अमेरिकी सदर प्रेस को बता रहा है कि सदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो फरवरी में या मार्च में अमेरिका का दौरा करेंगे। और दूसरी तरफ हमने जो अपने गोंगलू भेजे हुए थे जो कंधों के अंदर गर्दन दे के इस तरह चल रहे हैं हर जगह पर और पाकिस्तान का मजाक बनवा रहे हैं, जिस कांग्रेसमैन से मिलते हैं वो पीछे से स्टेटमेंट दे देता है फ्री इमरान खान, वो यहाँ पर क्या क्या तमाशे कर रहे हैं। और अब तो पाक पैक ने उनके खिलाफ खत भी लिख दिया है कि उनकी आमद पर, मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ, उन पर अमेरिका में दाखिले की पाबंदी लगा दी जाए। तो एक तरफ आप जरा मोदी का इन्फ्लुएंस देखिए और दूसरी तरफ जो हमारे नंबर 1 हैं उनके काम देखिए। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी को कहा है कि आप अमेरिकी हथियार और दिफाई साजो सामान की खरीदारी बढ़ाएं, मीन ज्यादा पैसे खर्च करें, आप हमसे ज्यादा असलहा खरीदें, आप हमसे ज्यादा दिफाई सामान खरीदें। अब आप गौर करेंगे कि पिछले दिनों उन्होंने ऐसी ही कोई डिमांड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब से की थी, आज उन्होंने वैसी ही डिमांड जो है वो मोदी से की है। अब आप देखेंगे कि एक जमहूरी मुल्क जिसमें अवाम पीछे खड़ी होती है और एकजुट होती है, मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी पर अवाम इकट्ठी होती है, उस मुल्क का रिस्पॉन्स ये अभी तो नहीं देंगे मोदी जाहिर है, लेकिन आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि दोनों का रिस्पॉन्स बहुत ही डिफरेंट होगा। सऊदी अरब को शायद वो करना पड़े जो सदर ट्रंप कहें, लेकिन मोदी किसी सूरत वो नहीं करेंगे और उसकी वजह मोदी नहीं है, वो वजह हिंदुस्तान का पीछे सिस्टम है और पूरी की पूरी अवाम जो है वो पीछे खड़ी होगी अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। और हमारे यहाँ हमने तमाम तर कोशिश करके जिसके पीछे 90% अवाम खड़ी है उसको जेल में डाला हुआ है ताकि हम हमारे अंदर इतने ज़्यादा डिविजन्स हों, इतनी फॉल्ट लाइन्स हों, अगर हम पर कोई प्रेशर आए तो हम कोई जवाब दे ही ना सकें। तो ये वाशिंगटन DC की सूरत हाल है जो आपको बताया, आने वाले दिनों में आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बलूचिस्तान से आपके सामने रखते हैं। एक खुसूसी त्यारे में अनीका निसार साहबा को रावलपिंडी के एक एयरबेस से उड़ाया गया और उन्हें ले जाकर खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के रेकोटेक मंसूबे के ऊपर उनसे एक टेलीविज़न प्रोग्राम करवाया गया। उन्होंने लंबा कोट पहना और वो इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के प्रोवाइडेड जहाज़ के ऊपर सवार हुई और वहाँ जाकर वो रिपोर्टेडली उन्होंने लैंड किया और वहाँ पर ये प्रोग्राम किया। वहाँ से उन्होंने बताया कि रेकोटेक के मंसूबे पर सालाना $76 अरब कमाकर जो है वो पाकिस्तान को $74 अरब जो है वो मैसर आएंगे। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, बलूचिस्तान से लोगों ने इस पर तनकीद की कि $74 अरब कमाकर पंजाब की किस्मत बदलने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम जाहिर है पंजाब वालों की हुकूमत है फेडरल में, क्योंकि जिस तरह का सुबाइयत नून लीग फैलाती है। अब बलूचिस्तान से भी लोगों ने यही कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बलूचिस्तान से लोग जो हैं वो ट्विटर पर और दूसरी चीज़ों पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लेकिन हैरत देखिए, हमारे चौधरी साहब की टेक्स्ट बुक इतनी पुरानी है कि अगर आपने यही प्रोग्राम करवाना था तो आप किसी बलोच जर्नलिस्ट से करवाते, आप किसी लोकल से करवाते, वो रेकोडेक के सारे वेल राउंडेड एक स्टोरी जो है वो सामने रखते। आप अनीका निसार साहबा को रावलपिंडी से खुसूसी जहाज़ पर उड़ाकर वहाँ लेकर गए और आपने उनसे फ़ज़ाइल बयान करवाए कि ज़मीन कितने मादनियात और सोना उगलेगी। आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी जवाब क्या होगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे DGISPR साहब हैं जो ना समझना चाहते हैं, ना इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं कि फॉल्ट लाइन्स कहाँ हैं। बलोच जो हैं वो पहले किन चीज़ों पर तंग हैं, लेकिन हम डबल डाउन कर रहे हैं अपनी हर पोजीशन पर और अपनी तमाम हरकतें वही रिपीट करते हैं जहाँ से उन चीज़ों को और चंगारी बढ़केगी। बहरहाल अगली जो खबर है वो इसी से रिलेटेड है। ये मैं अब आपको बता रहा हूँ कि चौधरी साहब हमारे यहाँ मीडिया को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगली खबर आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान होंगे। ये वी न्यूज़ का फोरम है, ये आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।
और ये वी न्यूज़ का जो फोरम है ये मरियम नवाज साहबा के बहुत ही करीब है, और अनवर मसूद साहब एक शायर हैं, उनके ये साहबजादे हैं, और वो अमार मसूद वो मरियम नवाज के बहुत ही करीबी हैं। और मुझे नहीं पता इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, लेकिन ये पता चला है कि खासी लंबी चौड़ी फंडिंग इस वी न्यूज़ के ऊपर इस्तेमाल होती है। कुछ तो मीडिया में लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मरियम नवाज या नून लीग प्रोवाइड करती है, कुछ और तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, हकीकत तो यही बता सकते हैं कि क्या है। बहरहाल वी न्यूज़ जो है वो उन्होंने यहाँ पर ये स्टोरी रन की है, और स्टोरी ये है कि प्रिंस चार्ल्स ने को रिश्ता अलीमा खानम साहबा का। अब आपको ये जो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, अलीमा खानम साहबा इमरान खान साहब की बहन है, उसके बाद एक माँ है, एक बीवी हैं, एक बेटी हैं, लेकिन उनकी कोई इज्जत और एहतराम नहीं है। मरियम साहबा के बारे में कोई छोटी सी खबर लग जाए तो 50 नई FIR दर्ज कर दी जाती हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा, मेरे और इमरान रियाज के रेड वारंट मांग लिए जाते हैं इंटरपोल से, और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि कोई शख्स जो है वो उनके बारे में कुछ बोल ना सके। मैं आपको पूरी खबर नहीं दे सकता, एक नई FIR दर्ज हुई है, मैं दोबारा कह रहा हूँ पूरी खबर नहीं दे सकता। एक नौजवान को उठाया गया है, उसके पास से मरियम नवाज साहबा की कोई तस्वीर बरामद हुई है। वो कोई उरिया तस्वीर नहीं है, कोई फोहश तस्वीर जाली बनी हुई नहीं है, वो आम तस्वीर उनसे बरामद हुई है, और उन पर जो इल्ज़ाम लगाया है उस तस्वीर को लेकर वो मैं आपको बता नहीं सकता। और उस नौजवान को, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है वो आपको बताते हुए, लेकिन उस नौजवान को पुलिस ने पकड़ा है कि उस तस्वीर को रखकर वो कोई अपने उसके अज़ाइम थे, और उसके ऊपर FIR दे के उसको हवालात में कर दिया। मरियम नवाज साहबा ना हुई, कोई बहुत ही मुतबर्रक हस्ती बना दी है कि कोई उनके ऊपर तनकीद करे तो फिर औरत कार्ड निकल आता है आपको सरकारी हाजन। आसमा शराजी साहबा भी आपको औरत कार्ड खेलते हुए, और बहुत सारी खवातीन जो है वो औरत कार्ड खेलते हुए आपको नजर आएंगी। लेकिन अब ये जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, जो बेहुरमती की जा रही है, जो बेगैरती की जा रही है, मैं यही कहूँगा अलीमा खानम साहबा के बारे में, और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है उस पर ना किसी को शर्म आ रही है, और ना कोई जवाब दे, और ना कोई औरत कार्ड खेलेगा, और ना कोई मजम्मत करेगा। बिल्कुल ऐसे ही काम माजी में आपने देखे कि बुशरा बीबी के बारे में इन्हीं सरकारी हाजम साहबा ने पहले BBC पर एक आर्टिकल लिखा, जब क्रिटिसिज्म आया तो मुकर गई कि ये मैंने बुशरा बीबी के बारे में नहीं लिखा, और फिर मुबैना तौर पर उस आर्टिकल को चेंज करवा दिया BBC के ऊपर। तो ये जो मैं यही कहूँगा कि ज़मीर फरोश लोग हैं, कलम फरोश लोग हैं, बदकिस्मती से ये इस तरह की तहरीरें औरतों के खिलाफ लिखते हैं, और फिर उसी औरत कार्ड के पीछे छुपते हैं। अब अगर हम तनकीद करेंगे इनके ऊपर, मैं अगला ट्वीट भी आपको दिखाने लगा हूँ, अगर तनकीद करेंगे तो ये अगली जो मोहतरमा है ये भी औरत कार्ड निकाल लेंगी। ये है मुनीज़े जहांगीर साहबा, ये बेटी हैं आसमा जहांगीर साहबा की। इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो पीका एक्ट है ये पास करवाने पर हुकूमत की भी इन्होंने जो है वो कहा है कि ये बेशरम है, अपोजिशन को भी कह दिया है, और उसके साथ साथ इन्होंने पॉलिटिशियंस के ऊपर खुसूसी निगाह रखी है। लेकिन जो असल में इस सारे काम के पीछे है वो जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, DG ISPR हैं, और मिलिट्री के जो टॉप जनरल्स हैं वो असल में इस पीका कानून के पीछे वो हैं। उनका नाम नहीं ले रही मुनीज़े जहांगीर साहबा, पॉलिटिशियंस को और बीच में अपोजिशन को खामखा गेद रही हैं। हालांकि अपोजिशन के एक सेनेटर हैं, वो भी सो कॉल्ड सेनेटर, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, पार्टी ओपिनियन नहीं है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि वो एक शख्सियत हैं जिन्होंने शायद जो कमेटी थी उसके अंदर इस पर वोट किया, जो अपने आप को PTI कहते हैं, लेकिन उन्हीं पर इल्ज़ामात लगे थे। जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी तो वो मौजूद नहीं थे, तो उस वक्त के उनको शोकाज नोटिस और वो सब कुछ दिया गया था, तो उनका उस तरह से PTI के साथ कोई नज़रियाती कनेक्शन मौजूद नहीं है। वो एक फैसल सलीम साहब है, वो एक शख्सियत है जिनका PTI से उस तरह तो अब लेना देना नहीं है। वो ज़ाहिर मिलिट्री के कहने पर उन्होंने इसको पास करवाया, लेकिन मुनीज़े जहांगीर साहबा के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो उनका नाम लेकर उनको कंडेम करती, पूरी अपोजिशन को रगड़ दिया, और फिर जिनका असल में काम है, जिनको असल में तनकीद करनी चाहिए, जिनका असल में काम है, उनके बारे में हमारे मीडिया में किसी में जुर्रत नहीं है बदकिस्मती से कि वो उनका नाम, चले नाम नहीं ले सकते, आप वहाँ बैठे हैं, हालात ठीक नहीं है, जो बाहर बैठे उनको नाम लेना चाहिए। बदकिस्मती की बात है कि बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे हैं वो भी उनका नाम नहीं लेते, लेकिन चलें आप नाम ना लें, आप एस्टेब्लिशमेंट कह के तनकीद कर दें और कुछ नहीं तो चलें। ये सबसे हल्का तरीका है, ये सबसे आप यही कह लें कि वो तरीका है जो उनको पसंद है। ये वो एस्टेब्लिशमेंट अगर आप कहते हैं तो जो हमारे मिलिट्री के टॉप जनरल्स हैं वो बड़े खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर हैप्पी। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट कह के जो आपने तनकीद करनी कहें, तो जब आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो दे आर परफेक्टली फाइन विद दैट। तो आप कम से कम एस्टेब्लिशमेंट ही कह देती, लेकिन उनका नाम नहीं लिया, तमाम का तमाम गोरख धंधा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ, इनका नाम है जिम अकोस्टा। जिम अकोस्टा जो है CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट थे व्हाइट हाउस के अंदर, और इन्होंने सदर ट्रंप से मुश्किल सवाल पूछे थे पिछली टर्म में भी, इस दफ़ा भी। जाहिर है सदर ट्रंप जो है वो उन्होंने इनके खिलाफ बहुत ही सख्त पोजीशन ली हुई थी, इन्होंने सदर ट्रंप के खिलाफ सख्त पोजीशन ली हुई थी। अभी जब सदर ट्रंप आए तो इनका जो शो था CNN के ऊपर वो सुबह 10 बजे का था, मॉर्निंग का, इनको वहां से बदल के रात 12 बजे का शो इनका कर दिया गया। सुबह 10 बजे का बदल के रात 12 बजे का कर दिया गया। मीन उसे ट्रंप साहब ने ट्वीट किया और उसे ग्रेवयार्ड शो का, मीन आखिरी शो रात 12 बजे जो
जो कोई नहीं देखेगा। अच्छा, पाकिस्तान में शोज़ लेट नाइट तक देखे जाते हैं, अमेरिका में नहीं देखे जाते। यहाँ लोग जल्दी सोते हैं ज़्यादातर लोग, तो वो पाकिस्तान में जो 11 से 12 शो चलता है वो यहाँ उसे ग्रेवयार्ड ही समझते हैं, मतलब वो कोई नहीं देखता उसे, बहुत कम लोग देखते हैं। तो सदर ट्रंप ने इसके ऊपर एक बड़ा ही तनकीदी या एक बहुत ही तौहीन अमेज़ ट्वीट किया कि अच्छा हुआ है इसको सुबह 10 बजे से निकाल के रात 12 बजे ग्रेवयार्ड शो में भेज दिया है। तो जो CNN है, ज़ाहिर है उनको मजबूरी हुई होगी, कोई ना कोई सदर ट्रंप के आने की वजह से उन्होंने ये चेंज की होगी या जो भी, लेकिन यहाँ पर इंटेग्रिटी नजर आती है। ज़रूरी नहीं कि मैं जिम अकोस्टा के साथ अग्री करता हूँ, उनका बहुत सारा जर्नलिज्म गलत होगा, गलत और सही की बात नहीं है, जो भी आपका मतमा नज़र है आपको उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म में नज़र नहीं आता और उसके लिए कुर्बानी नहीं दी जाती। एक शख्स को मैंने देखा था जो खड़ा होता था और हर वक्त इस्तीफ़ा अपनी जेब में डाल के फिरता था, उसका नाम अरशद शरीफ था। उसको अगर आप कहते थे कि आप अपने ज़मीर के खिलाफ रिपोर्टिंग करें तो वो उसी वक्त, ये मेरी आंखों देखा हाल है, उसी वक्त कहता था कि मैं अभी छोड़ के जाने को तैयार हूँ। तो अरशद शरीफ साहब जो है शहीद, वो ये काम करते रहे। उसके अलावा हमने इस बात मामले को नापैद ही देखा और हमने सभी को कंप्रोमाइज़ करते देखा, स्पेशली इन लास्ट 2 ईयर्स। हमने बहुत सारे दोस्तों को कंप्रोमाइज़ करते वो लाइन लेते देखा जो पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स चाहते थे। जिम अकोस्टा ने फिर लाइव इंटेग्रिटी का मुजाहरा किया और उन्होंने लाइव CNN के ऊपर कहा कि कोई भी वक्त अच्छा नहीं होता जब आप किसी ताकतवर के सामने झुकें। मैं झुकने से इनकार करता हूं और मैं CNN से इस्तीफ़ा देता हूं। मैं CNN के लिए काम करना चाहता था लेकिन हालात ऐसे नहीं रहे कि मैं काम कर सकूं, इसलिए मैं यहां से इस्तीफ़ा देकर जा रहा हूं। मुझे नहीं पता वो कामयाब होंगे नाकाम होंगे, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने इंटेग्रिटी के साथ अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी है और वो बोला है जो उनको लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए। अगली खबर भी क्विकली मैं आपके सामने वाशिंगटन DC से ही रखता हूं और इस खबर को मज़ीद डिटेल में मैंने आज के पंजाबी व्लॉग में भी डिस्कस करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और वो खबर है कि कैरोलाइन लेविट ये नई प्रेस सेक्रेटरी हैं, 27 साल हैं सिर्फ, बहुत ही यंग हैं और इनको सदर ट्रंप ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी बनाया है। और प्रेस सेक्रेटरी जो होती हैं वाइट हाउस की, उन्होंने ही सारी ब्रीफिंग्स देनी होती हैं। 2 ही लोग बोलते हैं, एक वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी और एक जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन होते हैं। ये 2 ही तर्जुमान होते हैं पूरी अमरीकी हुकूमत के। और जो वाइट हाउस से प्रेस सेक्रेटरी हो वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। एक तो सदर ट्रंप ने बहुत ही यंगस्टर शख्सियत को लगाया है, कैरोलाइन को, और उसके बाद कैरोलाइन लेविट जो हैं इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया आते। इन्होंने ये काम ये किया है कि उसी प्रेस जो ब्रीफिंग का कमरा है जिसमें एक तरफ प्रेस सेक्रेटरी का स्टाफ बैठता था, उन्होंने अब वो चेयर्स जो हैं वो मुख्तस कर दी हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं और जिनको हमारे पाकिस्तान के अंदर कई दफ़ा तहकीर की जाती है कि ये जर्नलिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब वो ट्रेडिशनल मीडिया, जिसे यहाँ लेगेसी मीडिया भी कहा जाता है, पाकिस्तान में लफाफा मीडिया कह दिया जाता है, उनके बराबर बैठकर वो भी सवाल करेंगे और वाइट हाउस में वो भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्योंकि दुनिया में ज़्यादा लोग अब उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, इसलिए उन्हीं को सवाल भी पूछने चाहिए। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और आप आने वाले दिनों में ये जो नया मीडियम जो आपके हाथ में फ़ोन है और दूसरी तरफ से लोग इस तरफ से आप तक मैसेजिंग लेकर आते हैं, जैसे हम हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं जितने भी हैं, ये एक नई फॉर्म ऑफ मीडिया है। पाकिस्तान अभी रेडी नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में। हमारा चौधरी तो इसे शरपसंदी समझता है, लेकिन पूरी दुनिया अब इसको जो है वो रिस्पेक्ट भी कर रही है और ये समझ रही है कि यही आने वाला वक्त है और यही असल में असल वाला मीडिया है जिसने अब टेक ओवर करना है। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को बहुत ही मुस्बत तरीके से लगाया है।